Hi everyone, good morning to all of you. This is Abhishek and today I welcome you on GS Hub YouTube platform. Today I am going to discuss a very important topic of GS section 1 history, and the topic is 1857 revolt. Today we will see what type of question have been asked in previous year mains question and what type of question would be asked in future मेंस पेपर. ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज़ जानेंगे, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न आने की संभावनाएं बन सकती है बीपीएससी में. और सबसे पहली बात, ये जो वीडियो बन रहा है ना, इसको 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे. 1857 की क्रांति के जो भी पहलू हैं इसको हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन सारी चीज़ों को जानेंगे. सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति में सबसे शुरू में देखेंगे कि इसकी स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट. पहले इसके नेचर को देखते हैं. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ कि द नेचर ऑफ द रिवोल्ट 1857. पहले ही मैंने इसलिए इसको बना दिया, लिख दिया कि टाइम न लगे, या ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो वीडियो, नहीं तो लंबा टाइम चला जाएगा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे चला जाएगा. ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे कम समय लगेगा. पहला है कि द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 का जो रिवोल्ट था उसका नेचर कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे. इस पर डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट मत है. ऑलरेडी लिखा हूँ कि डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. कौन से विद्वान क्या सोचते थे, इस पे क्या सोचे थे, उन्होंने उसको उस बारे में बताया कि 1857 की क्रांति को उनके वैचारिक दृष्टिकोण में 1857 की क्रांति क्या था. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन लॉरेंस और अर्ले स्टैनले, ये जो इंग्लिश हिस्टोरियन है, इन लोगों ने रिवोल्ट को क्या बताया. इन लोगों ने रिवोल्ट को सिपाही म्यूटनी बताया. यानी इन्होंने कहा कि यह सिपाही विद्रोह है. इनके हिसाब से मानना था कि जो 1857 का रिवोल्ट है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज सिपाही म्यूटनी, बिकॉज इनका कहना था कि दिस रिवोल्ट इज कन्फाइंड टू द ओनली सिपाही और सोल्जर, नॉट स्प्रेड अमंग द सिविलियंस. इनका मानना था कि ये जो विद्रोह है ना, सिपाही तक के सीमित है, आम जनता के बीच में ये विद्रोह नहीं पहुंचा है. आगे देखेंगे सारे पहलू. एक और इतिहासकार हुए भारतीय इतिहासकार जिनका नाम था आरसी मजूमदार. एक्चुअली जो ये आरसी मजूमदार साहब है ना, ये जो आपको आरसी मजूमदार साहब है, इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही वेल नोन प्रोफेसर थे. इन्होंने एक बुक भी लिखी है 1857 की क्रांति पर कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द सिपाही म्यूटनी नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है. बहुत ही वेल नोन प्रोफेसर हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के. इन्होंने इस रिवोल्ट को क्या कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है. मैं दिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इनके स्टेटमेंट पे. इन्होंने रिवोल्ट को कहा है कि नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने बोला कि 1857 की क्रांति नीदर द फर्स्ट, ये ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था. इस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, हम लोग आगे देखेंगे. अर्थात आरसी मजूमदार का मानना था कि रिवोल्ट जो था नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इन्होंने इस रिवोल्ट के बारे में इनका ये मत था. फिर आए हमारे जो भारतीय इतिहासकार और जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे वीडी सावरकर थे, पंडित नेहरू थे, बिपिन चंद्र पाल थे. इन्होंने 1857 की क्रांति को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना. इन्होंने कहा कि जो 1857 की क्रांति है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी प्रथम स्वतंत्र संग्राम है. उसके बाद आते हैं बेंजामिन डिजरेली, अशोक मेहता. इन लोगों ने इस रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट बताया, कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है. एक हुए टीआर होम्स साहब हुए. इन्होंने इस रिवोल्ट को क्या बोला, इन्होंने बोला कि द स्ट्रगल बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म. इन्होंने कहा कि जो 1857 की क्रांति है, जो 1857 की क्रांति है, वो सभ्यता और बर्बरता के बीच एक संघर्ष है. सभ्यता और बर्बरता के बीच इन्होंने उसको संघर्ष बताया. इस प्रकार कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार और फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, उन्होंने 1857 की क्रांति पर अपना अपना वक्तव्य दिया, मत दिए. अब बीपीएससी क्या करता है, जिस प्रकार बीपीएससी अपनी क्वेश्चन को डे बाय डे चेंज कर रहा है, अपनी रवैया को चेंज कर रहा है,
इससे हम लोग को बहुत पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि भाई ये कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आप ये देखो, ये स्टेटमेंट आप देखो, ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पूछा हुआ है ऑलरेडी 41 बीपीएससी में पूछा हुआ है कि ये आप खुद देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ नीदर द फर्स्ट नॉट द नेशनल नॉट द फ्रीडम स्ट्रगल कमेंट, ये पूछा हुआ। तो बीपीएससी आपको इसमें से कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, कोई भी स्टेटमेंट देकर वो आपसे पूछ सकता है कि इस पे आप कमेंट कीजिए, कारण को बताइए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। तो आपको पहले से तैयार रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रीवियस का क्वेश्चन कर लिए तो मेरा सारा चीज सब कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले से आपके पास हर एक पॉइंट का, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री है चाहे पॉलिटी है, तो आपके पास कुछ की पॉइंट्स होना चाहिए क्वेश्चन का, कुछ बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए नोटबुक में आपके। जैसे ये जो भी स्टेटमेंट देख रहे हैं, इस पर मैंने किस क्वेश्चंस लिखा था, एक मिनट। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ दे कि एक ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि क्वेश्चन कुड बी मेड, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुड बी मेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट, क्रिटिकली एग्जामिन। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 रियली एन एफर्ट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ये दोनों क्वेश्चन सेम कुछ समर हाउ मोर और लेस थोड़ा सा मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इट वाज, ये जो पूछा हुआ भी है, इट वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कमेंट ऑन इट, एक ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि टू व्हाट एक्सटेंट वुड इट बी एप्रोप्रिएट टू कॉल द 1857 रिवोल्ट और नेशनल रिवोल्ट एंड सिपाही रिवोल्ट। ये कहना कहां तक उचित होगा कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह थी या सिपाही विद्रोह थी। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से जो संभावित क्वेश्चन है आपसे आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 से 2 पेज में कुछ आपके पास की पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए कि भाई इसके इर्द गिर्द अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो हम लिख सकें। अब आप मान लो ये पूछा कि टू व्हाट एक्सटेंट वुड इट बी एप्रोप्रिएट टू कॉल द 1857 रिवोल्ट और नेशनल रिवोल्ट, किस आधार पे कह सकते हो। तो आपके पास एक थोड़ी सी कुछ बुलेट पॉइंट होनी चाहिए, की पॉइंट होनी चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से बता सको। हम लोग इसमें से एक एक प्रश्न को करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट। आप सोचो, कह रहा है कि 1857 की क्रांति जो है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी या नहीं, आप इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या ये 1857 की क्रांति ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। किस आधार पे आप कह सकते हो कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी और किस आधार पे कह सकते हो कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं थी। on what basis you can see it was the first war of independence and on what basis you can say the first war of independence not। किस आधार पे कह सकते हो कि इट कैन बी और इट कैन बी नॉट। आपके पास कुछ आधार तो होना चाहिए ना। दोनों पूछा हुआ है कि आप बताओ, आर्गुमेंट भी बताना है, इसके पक्ष में भी बताना है और इसके विपक्ष में भी बताना है, तो कैसे आप लिखोगे इसको। तो जरा बहुत अच्छे से इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी लिखा हूं कि आर्गुमेंट्स फॉर द कॉलिंग इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आखिर ऐसी कौन सी आधार है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। ऑन व्हाट बेसिस वी कुड से द 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सी पॉइंट है हमारे पास, कौन सा आधार है, किस आधार पे कह सकते हैं। तो जैसे पहला आधार में हम क्या पहला आधार दे रहे हैं, मैं अंडरलाइन में क्या हूं कि अनप्रेसिडेंटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी क्लासेस एंड ग्रुप्स सच एज पीजेंट, जमींदार, सिपाही, डिपोज रूलर अक्रॉस नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। कह रहा है
कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे डिपोज्ड रूलर का अर्थ ये हुआ कि जिनकी ज़मीनें और जागीरें छीन ली गई थी, जिनका किंगडम साम्राज्य छीन लिया गया था, जैसे अवध का साम्राज्य छीन लिया गया था, लक्ष्मीबाई का साम्राज्य छीन लिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू ये सारी चीजें हड़प ली गई थी इन लोगों की। जमींदारों का जो जमीन को लेकर, भूमि लैंड को लेकर जो कानून बने थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट जैसे कानून बने थे, उससे जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी। पीजेंट हाई जो लैंड रेवेन्यू था उससे परेशान थे। तो कह रहा है कि इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पीजेंट, जमींदार, सिपाही, और सिपाही का आप तो आप जानते ही हो, ये जितने लोग हैं, डिपोज रूलर हो गए, जमींदार हो गए, किसान हो गए, सिपाही हो गए, खासकर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के, यानी मध्य भारत, जो एमपी, झांसी सब का हो गया, यूपी, बिहार, इस सब जगह के जो लोग हैं, इन लोगों ने इसमें काफी भारी संख्या में इसमें ज्वाइन किए हुए थे। तो ये कह रहा है कि इस आर्गुमेंट के आधार पे हम कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इस आधार पे हम कह सकते हैं, इन लोगों की जमावड़ा के आधार पे, इन लोगों की सामूहिकता, जो इन लोगों ने कलेक्टिवली पार्टिसिपेट किए, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। दूसरा हम क्या आर्गुमेंट दिए? दूसरा मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं कि अ कॉमन इनेमी फॉर द फर्स्ट टाइम डाइवर्स सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, रिलीजन्स, कास्ट, आइडेंटिफाइड अ कॉमन इनेमी। ये भारत में पहली बार था जब लोग इस बात की परवाह किए बिना कि वो किस धर्म, किस जाति के हैं, पहली बार अपनी एक कॉमन दुश्मन की पहचान किए, जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC जिसका नाम था। और इस आधार पर फिर कह रहा हूं कि इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब इन सभी लोगों ने डाइवर्स सेक्शन, जो समाज के डाइवर्स सेक्शन है, इन लोगों ने सबने मिलकर लड़ा, इस आधार पर हम कह सकता हूं कि ये जो 1857 की क्रांति है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। और समझ में कि यानी पहली बार इन लोगों को एक कॉमन इनेमी मिला, मतलब समाज के जितने सदस्य थे ना, इन लोगों ने पहली बार अपनी कॉमन इनेमी ने अंग्रेजों को पहचान किया कि ये हमारे लिए खतरा है। सारे सेक्शन, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, सब कोई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि एमिंग फॉर सॉवरेनिटी, कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव वाज टू ड्राइव आउट द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडियन टेरिटरी एंड रिक्लेम इंडियन सॉवरेनिटी। ये कह रहा है कि हम इस आधार पे भी कह सकते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, क्योंकि उसका, इन लोगों का मकसद एक ही था कि अंग्रेजों को भगाओ और अपनी फिर से संप्रभुता स्थापित करो, यानी अंग्रेजों को देश से निकालो और फिर से अपना जो पूर्व का साम्राज्य था, जैसे सारे राजा राज कर रहे थे, जमींदार जमींदारी अपनी कर रहे थे, सारे लोग चाह रहे थे कि इनको भगाओ और अपनी जो पहले की प्री ब्रिटिश वाली सिचुएशन थी उसको इस्टेब्लिश करो। तो इनका एमिंग क्या था? इनका एम फॉर सोवरेनिटी, यानी ये अपनी संप्रभुता के लिए लड़े। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट्स फॉर कॉलिंग इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्या मैं पॉइंट दे सकता हूं इसको कि इमर्जेंस ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, यानी कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय भावना का उदय भी हुआ। जैसे लिखा हुआ है कि द इमरजेंस ऑफ नेशनल सेंटीमेंट में लिखा हुआ है कि द रिवेलियन एक्सप्रेस वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। दिस वाज सीन एज द नेसेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। नेसेंट मीन्स होता है शैशवावस्था, मतलब शुरू की अवस्था। कह रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि द रिवेलियन एक्सप्रेस वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, अर्थात पहली बार ऐसा हुआ कि जब समाज के लोग, यानी जो विद्रोही ग्रुप है, उन लोगों ने अंग्रेजों की जो राजनीतिक और आर्थिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज थी, उसको उन लोगों ने पहली बार एक असंतोष के रूप में देखें, थ्रेट के रूप में देखें, और इसलिए वो क्या हुए, कलेक्टिव अप्रोच अपनाए। दिस वाज सीन एज नेसेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। और इस चीज को उन लोगों ने उन लोगों ने किस अवस्था में देखा गया इसको, कि नेसेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, मतलब कि राष्ट्रवाद की शैशव अवस्था, मतलब शुरू की अवस्था के रूप में। शैशव अवस्था है, नेसेंट एक यहाँ पे वर्ड है नेसेंट मीन्स होता है शैशव अवस्था, इस अवस्था के रूप में देखा गया उसको।
ठीक है, तो ये 4 आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई इस 4 आधार पे कि 1857 की जो रिवोल्ट था ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ये तो हो गया, आपको आर्गुमेंट हो गया कि मैं इस आधार पे कह सकता हूं कि मेरा जो 4 आधार है कौन सा, कि एक ये कह सकता हूं कि ऑन प्रेसिडेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी क्लासेज एंड ग्रुप्स, फिर एक कॉमन इनेमी की पहचान इन लोगों ने की, फिर एमिंग फॉर सोवरेनिटी, मतलब कि एक कलेक्ट, इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई ब्रिटिशर्स को भगाओ और अपना पहले का जो प्री ब्रिटिश ऑर्डर था, जो अपना सिस्टम था उसको स्थापित करो। इमरजेंस ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, इमरजेंस ऑफ नेशनल सेंटीमेंट था, लोगों को लग चुका था कि ये जो पॉलिसीज अंग्रेजी सरकार जो हमारे यहाँ पॉलिसीज लागू की है ये हमको शोषण करने के लिए है, इसलिए इन लोगों ने कलेक्टिव अप्रोच अपनाया। और इस शुरुआती चीज़ों को, ये जो शुरुआती दृष्टिकोण है इसको किस रूप में देखा गया, एक नेशनलिस्ट के रूप में देखा गया, राष्ट्रवाद की भावना के रूप में देखा गया। ठीक है, अब आते हैं इसके, ये तो हो गया पक्ष में कि इस आधार पे हम कह सकते हैं, ऊपर में आप लिख सकते हो इसको, ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर में लिख सकते हो भूमिका रूप में कि आर्गुमेंट्स फॉर कॉलिंग इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस नोशन इज प्रोपाउंडेड बाय मेनी इंडियन नेशनलिस्ट एंड हिस्टोरियंस लाइक बी डी सावरकर एंड पंडित नेहरू। ये जो चीज़ दिया गया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भारतीय इतिहासकार और फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिया गया था, जिनमें नाम है बी डी सावरकर और पंडित नेहरू। आगे जरा इसको देखते हैं। अब देखिए, अब आता है कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके अगेंस्ट में आइए कि किस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये नहीं था। तो पहला तो था, उसको देख लिया, अब नहीं था। लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर बिकॉज द रिवोल्ट वाज लार्जली कन्फाइंड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, मोस्ट ऑफ द रीजन लाइक पंजाब, सिंध, बंगाल, साउथ इंडिया रिमेंड लार्जली अनअफेक्टेड। क्या ये रहा है कि भाई ये इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, ये पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था, ये कुछ सीमित जगहों पे ही, क्योंकि सीमित जगहों पे ही सीमित हो चुका था। जैसे में नॉर्थ इंडिया हो गया, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया और सेंट्रल इंडिया हो गया, जैसे एमपी, यूपी, बिहार वाला जो क्षेत्र था उसी में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, जबकि आपका जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, आपका पंजाब है, सिंध है, ये सब अनअफेक्टेड रहा। आपका साउथ इंडिया भी अनअफेक्टेड रहा। मतलब यहाँ पे छिटफुट देखने को मिला, बहुत व्यापक तौर पे देखने को नहीं मिला रिवोल्ट। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर का था, मतलब कि ये पूरी एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह नहीं था। इस आधार पर हम कह सकता हूं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। अगला क्या कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ ए यूनिफाइड आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप, नो सिंगल लीडर, नो यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर एंड नो कॉमन प्लान बियॉन्ड एक्सपेलिंग द ब्रिटिश। द रिवेलियन ग्रुप्स हैड डिफरेंट इंटरेस्ट, सिपाही फॉट फॉर द ऑनर एंड रिलीजियस कंसर्न, peasant fought against highland revenue, princes and जमींदार्स fought to restore their previous and lost estate। कह क्या रहा है कि भाई ये जो विद्रोही ग्रुप था आपस में लड़ रहे थे, इनका कोई कॉमन गोल नहीं था, ना ही इनके बीच ये था कि कौन इनका मुख्य लीडर है। नो सिंगल लीडर, कोई इनका लीडर नहीं था। नो यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, ना ही इनको कोई कमांड करने वाला था कि यहाँ एक सेंट्रल से है, इस जगह से सबको कमांड किया जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। एंड नो कॉमन प्लान बियॉन्ड एक्सपेलिंग द ब्रिटिश, बस इनका एक ही प्लान था कि अंग्रेजों को भगाओ। इसके अलावा इनका और कोई प्लान नहीं था कि भाई अंग्रेजों को भगाने के बाद हम करेंगे क्या, किस लिए भगाएं, क्यों, कि भगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम कौन सी गवर्नमेंट को स्थापित करेंगे, कैसा सिस्टम हम चाहेंगे, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। दूसरी बात कि इनको कोई कमांड करने वाला भी नहीं था, इनके बीच कोई लीडर भी नहीं थे। पूरी एक जो रिवोल्ट था, पूरे रिवोल्ट के एक सिंगल लीडर भी नहीं था। बहादुर शाह जफर जो 82 ईयर्स ओल्ड के हो चुके थे, उनको ये लोग सिंबॉलिक लीडर के रूप में चुने हुए थे। दिल्ली मुगल एम्पायर के जो बादशाह थे, तो उस प्रकार से इनके बीच एक लीडरशिप नहीं थी। दूसरा, इनका कोई कॉमन प्लान भी नहीं था, केवल ये चाहते थे कि बस अंग्रेजों को भगाओ। आगे कह रहे हैं कि द रिबेलियन ग्रुप्स हैड डिफरेंट, इनके दूसरी चीज क्या थी कि इनके ये सब अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे लिखा हुआ कि सिपाही जो सोल्जर्स थे फॉट फॉर ऑनर्स एंड रिलीजियस कंसर्न, जो सिपाही थे वो अपनी इज्जत सम्मान के लिए लड़ रहे थे, और रिलीजियस कंसर्न यानी जो उनके कारतूस को दांत से खींच कर निकाल कर तब उसको गोली भरना पड़ता था। इस पर जो ये चीजें उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को हार्म पहुंचाया था, उसके लिए वो लड़ रहे थे। वो अपनी इज्जत के लिए,
वो उनकी जो सिचुएशन थी सिपाहियों के बीच में, खासकर जो ब्रिटिश सिपाहियों की तुलना में बहुत दयनीय थी। पे कंडीशन उनकी खराब थी, अलाउंसेस खराब थी, खाना भी उनको अच्छे से नहीं दिया जाता था। इस प्रकार की तमाम तरह की जो चीज़ें थी, जो खूबियाँ व्याप्त थी उनके बीच में, सिपाहियों के बीच में, तो सिपाही उसके लिए लड़ रहे थे। यानी सिपाही अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई क्यों लड़ रहे हैं, तो मैं अपने इसलिए लड़ रहा हूँ। इनमें किसी का एक कॉमन गोल नहीं था कि हमको करना क्या, बस एक ही चीज़ है कि अंग्रेज को भगाओ, इसके अलावा और कोई कॉमन गोल नहीं है। प्रेजेंट फॉट अगेंस्ट हाईलैंड रेवेन्यू। जो किसान थे वो हाईलैंड रेवेन्यू यानी जो उच्च कर लगाया गया था, उच्च भूमि कर लगाया गया था, वो बहुत हाई था, जिससे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो गया था। वो अपनी जमीन छोड़ दे रहे थे, उनकी खेती बाड़ी सब खत्म हो चुकी थी, उसके लिए वो लड़ रहे थे किसान। जो प्रिंस एंड जमींदार फॉर टू रेस्टोर द प्रीवियस लॉस स्टेट। जो राजा लोग थे जिनका अपना किंगडम छीन चुका था, थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, उसके अनुसार सिस्टम ये था कि अगर किसी राजा महाराजा के उसकी खुद का ब्लड यानी खुद का अपना संतान नहीं है, तो वो मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को हड़प लिया जाएगा, उसे गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें किसके साथ है, जैसे आपने देखा, नाम सुना होगा, झांसी की रानी के साथ यही हुआ था। झांसी की रानी के साथ, लक्ष्मीबाई के साथ यही हुआ था। तो उनके जो झांसी जगह है वो उन लोग अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। जमींदार बाबू बीर कुंवर सिंह हैं, बिहार के बीर कुंवर सिंह, जो हम लोग जब बिहार को पढ़ेंगे इसके संदर्भ में तब मैं अच्छे से बताऊंगा, तो उनका स्टेट छीन चुका था। तो कह रहा है कि प्रिंसेस और जो जमींदार है प्रिंसली, ये अपने लिए लड़ रहे थे, यानी ये लोग अपने लिए लड़ रहे थे, यानी अपनी खोई हुई चीजों के लिए लड़ रहे थे कि भाई वो मिल जाए बस। आगे क्या कह रहा है कि और इस आधार पे कह सकता है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, क्योंकि सब कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, किसी का कोई कॉमन गोल नहीं था। आगे क्या कह रहे हैं कि नॉट प्रोग्रेसिव विजन, द एम ऑफ द रिवोल्ट वाज नॉट टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक इंडियन नेशन स्टेट बट द गोल वाज टू रिस्टोर द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर सिस्टम। अभी मैंने बताया कि इनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि अंग्रेजों को मैं भगाकर हम क्या करेंगे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित करेंगे, एक लोकतांत्रिक सरकार होगी भारत में, ऐसा कोई एम नहीं था। इनका एम क्या था, वही प्रीवियस कि वही फ्यूडल सिस्टम स्थापित हो, राजा महाराजा रहे, जमींदारी वर्ग रहे। ये चाहते थे कि जैसे पिछले 500 7 8 साल से चला आ रहा है, 500 साल से 1000 सालों से चला आ रहा है, वो सिस्टम वही रहे। ये ब्रिटिशर्स जाएं, हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा कुछ इन लोगों को नहीं था, कोई विजन नहीं था। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। आगे आप ये कह सकते हैं द इलाइट क्लास वाज ऑलरेडी एब्सेंट फ्रॉम द रिवोल्ट। एग्जांपल दैट इज द एजुकेटेड इंडियंस, मिडिल क्लास लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। कह रहा है कि बहुत ऐसे जो इलाइट क्लास थी, जैसे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो आपके लॉयर्स थे, जो आपके ये डॉक्टर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स वर्ग थे, जर्नलिस्ट थे, ये लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसमें। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि सबकी भागीदारी नहीं है, इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसको नहीं मानता। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि उसके ये हो गया उसके आर्गुमेंट्स में। ठीक है, अब जरा इसको सम अप करते हैं। आगे आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि however it was undoubtedly the first massive and widespread eruption of popular resistance against British rule, making it the most significant precursor to the modern Indian freedom। हालांकि ये सबको पता है कि मैसिव और वाइड स्प्रेड इरप्शन था, जो किसके अगेंस्ट में था, एक पॉपुलर रेसिस्टेंस था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के, जिसने किस चीज की भूमिका तैयार की, जो आधुनिक भारतीय स्वतंत्र संग्राम है उसकी भूमिका इसी ने तैयार की थी। इट इज द फाउंडेशनल इवेंट, इट इज द फाउंडेशन, यानी इसने वो न्यू तैयार किया ऑन विच द एडिफाइस ऑफ द लेटर नेशनल मूवमेंट वाज बिल्ड, जिस पर बाद की जो भारतीय स्वतंत्र संग्राम है उसकी न्यू डालने वाला ये 1857 की क्रांति। तो आप ये कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, आगे जरा देखते हैं। आगे फिर ये क्या है, एक अगला क्वेश्चन क्या है, जरा इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेटमेंट 1857 वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इलाबोरेट।
आप इस पे सोचो यार, क्या लिखोगे बताओ, इस पे सोचो, इस पे क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। ये कह रहा है कि नीदर फर्स्ट, यानी एक ये कह रहा है कि नीदर फर्स्ट नॉट नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इलाबोरेट। ये तो पहले स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, आरसी मजूमदार साहब के द्वारा दिया गया है। अब इसको कि एक एक पार्ट को तोड़कर बताना है कि इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति ना ही फर्स्ट था, ना ही नेशनल था, और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तीन पार्ट में इसको ब्रेक कर दो। तो पहला ब्रेक कर रहे हैं, इट वॉज नॉट द फर्स्ट। ये पहला कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति कोई पहली क्रांति नहीं थी, बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति पहली क्रांति नहीं है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इट इंप्लाइज दैट दिस वाज नॉट द फर्स्ट रिवोल्ट, ये कोई पहला विद्रोह नहीं था। द 18th एंड द अर्ली 19th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय न्यूमरस रिबेलियंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी और 19वीं सदी के शुरू, 18वीं सदी और 19वीं सदी के शुरू में बहुत सारे ऐसे रिबेलियंस भारत में हो चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो चुके थे। जैसे में लिखा हुआ है, जैसे सन्यासी रिबेलियन जो बंगाल में हुआ था 1770 से 1800 में, रिवोल्ट ऑफ पॉलीगर जो हुआ था, पॉलीगर का विद्रोह हुआ था, वेल्लोर म्यूटनी हुआ था 1806 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक वेल्लोर म्यूटनी वेल्लोर कहाँ पे पड़ता है, वेल्लोर आपका चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। वहां पे हुआ ये था कि जो सैनिक वर्ग थे, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो हिंदू जो सैनिक थे ना, उनको तिलक लगाने के लिए मना कर दिया गया, और जो मुस्लिम सैनिक हैं उनको अंग्रेजों ने दाढ़ी रख लेने के लिए मना कर दिया, कहे कि आपको शेविंग करके रखना है, और आप हिंदुओं को बोल दिया कि आपको तिलक नहीं लगाना है। इसको लेकर वेल्लोर के सैनिकों ने क्या किए, विद्रोह कर दिया, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा सैनिकों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिए थे। तो ये वेल्लोर म्यूटनी है। फिर संथाल रिवोल्ट है, जिसको आगे हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ना है। तो आप देखो कहीं ना कहीं ये जितने रिवोल्ट आप देख रहे हो, चाहे सन्यासी रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ पॉलीगर है, वेल्लोर म्यूटनी है, संथाल रिवोल्ट है, वो रिवोल्ट है, ये तमाम तरह के जो, चाहे सिविल अपराइजिंग हो गया, चाहे ट्राइबल अपराइजिंग हो गया, चाहे पीजेंट अपराइजिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे अपराइजिंग थे जो 1857 के क्रांति के पहले हो चुके थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट थे। तो इस आधार पर कह रहा है कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इट वॉज नॉट द फर्स्ट। आगे कह रहा है कि नॉट नेशनल, कौन सा आधार है जिसपे आप कह सकते हो कि 1857 की क्रांति नेशनल नहीं है। तो आपका कहने का क्या आधार है, तो द रिवोल्ट वाज लार्जली कन्फाइंड टू द गंगेटिक प्लेन, यूपी, बिहार, दिल्ली एंड सम पार्ट ऑफ एमपी। ये कह रहा है कि जो ये रिवोल्ट था, ये नेशनल में इस आधार पे नहीं कह सकता कि भाई ये केवल उत्तर भारत और मध्य भारत में ही था इसका विस्तार, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे रीजन, बाकी जितने रीजन से सब एब्सेंट थे, मतलब ये रीजन, इन रीजन के लोगों ने भाग नहीं लिया। जैसे एब्सेंट रीजन में कौन, साउथ इंडिया, पंजाब एंड सिंध, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, इवन दैट पंजाब की जो सिख आर्मी थी वो साथ दी हुई थी अंग्रेजों की। तो ये जितने रीजन थे, साउथ इंडिया, पंजाब, सिंध, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, ये जो रीजन आपको दिख रहे हैं, ये 1857 की क्रांति में अनअफेक्टेड थे, रिमेंड अनअफेक्टेड। द प्रिंसली स्टेट टू डिडंट सपोर्ट द रिवोल्ट। यहां तक कि जो बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिए, बल्कि उल्टा में अंग्रेजों को सहायता की है। जैसे द सिंधिया ऑफ ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों की सहायता किए हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से झांसी की रानी पकड़ी गई। मैं आगे बाद में इसकी कहानी बताऊंगा अगले एपिसोड में। दी होलकर्स ऑफ इंदौर के जो होलकर थे वो भी अंग्रेजों की सहायता किए थे। द निजाम ऑफ हैदराबाद, ये भी सहायता किए थे। ये इसलिए सहायता किए हुए थे कि ताकि इनकी ये चीजें बनी रहे, ये इनके किंगडम बची रहे। तो ये अंग्रेजों के चाटुकार बन गए, ठीक है। तो कह रहे हैं इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई ये नेशनल नहीं था, ये कुछ रीजन में सिमट के रह गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है कि नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन सा आधार है जिसपे हम कह सकते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, कौन सा आधार है। नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप इसका क्या,
इट वॉज नॉट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे है, आप इसको देखो। अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज कॉन्शियस, ऑर्गेनाइज्ड एंड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन मिलिट्री एफर्ट टू एस्टैब्लिश अ न्यू सॉवरेन स्टेट, but the 1857 revolt doesn't meet criteria. The primary aim was not to create a new India but to restore our lost past. The goal was to eject the British and return to the pre-British political structure of national state. ये कह ये रहा है कि भाई ये हम इस आधार पे कह सकते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, क्योंकि कोई भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे जब आप 1885 के बाद जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड में लड़ा गया है, एक कमांड एक विजनरी गोल था हम लोगों के पास कि ब्रिटिशर्स के भगाने के बाद हम कौन सी गवर्नमेंट को स्थापित करेंगे, कैसी गवर्नमेंट हम चाहते हैं, कैसा सिस्टम हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज ए कॉन्शियस, ऑर्गेनाइज्ड, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन मिलिट्री एफर्ट टू एस्टैब्लिश अ न्यू सॉवरेन नेशन स्टेट, कि एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए लड़ी जाती है कि पुरानी व्यवस्थाओं को हटाकर एक हम नई व्यवस्था को लाएं। लेकिन 1857 की क्रांति में ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहते थे कि अंग्रेज हटें और जो पुरानी व्यवस्था है उसी को हम लोग बहाल किया जाए। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इट वॉज नॉट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि दिस रिवोल्ट इज अ रिएक्शनरी, नॉट अ रिवोल्यूशनरी एंड विजनरी, कि ये एक रिएक्शन में था कि अंग्रेजी सरकार जैसा की है वैसा हम उसको उसके साथ करेंगे, न कि कोई रिवोल्यूशनरी या विजनरी था कि अंग्रेजी सरकार को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा विजन क्या होगा, ऐसा गोल क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं था। दे हैव लैक ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी, उनके पास कोई राष्ट्रवादी वैचारिक विचार भी नहीं था। द लीडर्स एंड द पार्टिसिपेंट वर नॉट फाइटिंग फॉर कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी जितने लोग उसमें लड़ रहे थे वो कोई इसके लिए नहीं, कोई लोकतंत्र के लिए, समानता के लिए, आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था, न ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे थे, बल्कि फाइटिंग फॉर अ सेल्फ इंटरेस्ट इन्वेस्टेड इन एवरी ग्रुप ऑफ रिबिलियन, बल्कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, जो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसान जो है वो हाई लैंड रेवेन्यू के लिए लड़ रहे हैं, सिपाही अपना अलग लड़ रहे हैं, अलग चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, जमींदार और जो प्रिंसली स्टेट हैं वो अपनी अलग चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के आधार पे हम ये सारी कह सकते हैं कि भाई ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, नहीं था, या नेशनल स्तर का था। ठीक है, आगे इसमें हम देखते हैं, इस पे अगला क्वेश्चन एक बनता है ये कि अब देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। दो क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपसे कभी पूछ दे कि 1857 की क्रांति सिपाही म्यूटनी था या नहीं, 1857 क्रांति एक सिपाही विद्रोह था या नहीं, कमेंट इट, इस पे कमेंट करें। तो आप कैसे लिखोगे, ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर होनी चाहिए कि आपके पास कि भाई एक ओवर भी होनी चाहिए कि अगर आज ये क्वेश्चन तो ऐसे हम लिख पाए, था या नहीं। तो मतलब अगर इसके पक्ष में भी लिखना है और विपक्ष में भी, तो थोड़ी सी इस पे मैं चर्चा कर लेता हूँ कि ये क्या था, कि सिपाही म्यूटनी था या नहीं, मेरा आधार क्या होगा, आर्गुमेंट इन फेवर, कि इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि सिपाही विद्रोह था 1857 के। कौन सा, मेरा पहला होगा कि द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल एंड इट्स कार्टेज ग्रेज विथ एनिमल फैट इंटेंसिफाइड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। वही है कि जो चर्बीयुक्त कारतूस था उसके वजह से जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उनकी सेंटिमेंट जो रिलीजियस सेंटिमेंट थी वो क्या हुई, भड़क गई, जिसके वजह से ये क्या हुआ, एक विद्रोह भड़क उठा। तो इसको इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिपाही म्यूटनी था। आगे कहते हैं कि द फर्स्ट एक्ट ऑफ डिफेंस वर बाई सिपाही ऑफ मेरठ, दानापुर, लखनऊ, द इनिशियल लीडरशिप मंगल पांडे के। इस आधार पे भी मैं कह सकता हूँ कि जब इतने दिनों से काफ़ी जब पहले विद्रोह होते रहे, तो आखिर ये इतना बड़ा विद्रोह क्यों हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी द फर्स्ट एक्ट ऑफ डिफेंस वर बाई द सिपाही ऑफ मेरठ, क्योंकि मेरठ की सिपाही नहीं, यानी जो अंग्रेजी सरकार में जो भर्ती सिपाही थे, पहली बार जो अंग्रेजों के साथ जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया, इसमें चिंगारी लगाई। जैसे उस चिंगारी देने वाले कौन व्यक्ति थे, मंगल पांडे। ठीक है, तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि भाई मंगल पांडे क्या थे,
मंगल पांडे एक सैनिक थे, मेरठ में ये अंग्रेजी सैनिक के रूप में कार्यरत थे। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले चिंगारी आग लगाई थी, जो चिंगारी दी थी। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि सिपाही म्यूटनी था। आगे मैं इस आधार पे भी कह सकता हूँ सिपाही म्यूटनी था कि मिलिट्री ग्रीवांसेस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स लाइक पे एंड कंडीशन, मतलब बहुत सारी जो इंडियन सोल्जर्स अंग्रेजी सरकार में काम कर रहे थे उनके पास मिलिट्री ग्रीवांसेस, बहुत ज़्यादा मिलिट्री समस्याएं थी, जैसे पे एंड कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी। अपेक्षाकृत किसकी, ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षाकृत उनकी पे एंड कंडीशन अच्छी नहीं थी। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, जो विश्व में कहीं भी उनको डिप्लॉयमेंट के लिए भेज दिया जाता था, इस प्रकार की जो चीज़ें थी। तो इस आधार पे भी मैं कह सकता हूं कि ये क्या था, एक सिपाही म्यूटनी था। अब आर्गुमेंट इन अगेंस्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि मास की, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये सिपाही म्यूटनी नहीं था। पहला कि मास सिविलियन पार्टिसिपेशन, पीजेंट एंड विलेजर्स, द डिपोज्ड किंग्स, फ्यूडल चीफ, जमींदार। कहने का अर्थ है कि भाई इसमें केवल सिपाही ही भाग नहीं लिए, इसमें किसान जमींदार और जो राजा महाराजे हैं जिनकी जमीनें छीन चुकी थी, जिनकी जागीरें छीन चुकी थी, जिनकी साम्राज्य छीन चुका था, उन लोगों ने भी भाग लिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या था, सिपाही म्यूटनी नहीं था। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अवध नवाब, etc ऐसा लिख सकते हो। अगला मैं तर्क ये दे सकता हूँ कि द रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ये क्रिश्चियनिटी हो गया, जो क्रिश्चियनिटी का यानी क्रिश्चियनिटी का जो धीरे धीरे फैलाव हो रहा था, स्प्रेडिंग हो रहा था, वेस्टर्न आइडियोलॉजी का जो स्प्रेडिंग हो रहा था, सोशल रिफॉर्म लाइक एबोलिशन ऑफ सती एक्ट एंड विडो रीमैरेज, इट इज सीन एज थ्रेट इन देयर फेथ एंड कल्चर इंटरफेरेंस। यानी भारत में जो हिंदू और मुस्लिम लोगों ने हैं, जो अपनी बरसों से संस्कृति को संजो कर रखे थे, जब अंग्रेजी सरकार यहाँ पे आई तो हस्तक्षेप करना शुरू की। जैसे में उन्होंने सती प्रथा को खत्म करना शुरू किया, विडो रीमैरेज यानी विधवा पुनर्विवाह को लागू किया, शिशु हत्या को बंद किया। इस प्रकार की चीज़ों को जो हिंदू और मुस्लिम लोगों ने है, इसको क्या देखा कि भाई ये जो हमारी कल्चर और ये हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, इसमें इन लोगों का हस्तक्षेप है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या था, एक सिपाही म्यूटनी नहीं था, केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम सारे लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, आगे एक और उसका पॉइंट है, इस आधार पे भी आप कह सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि द रिस्टोरेशन ऑफ प्री ब्रिटिश ऑर्डर एज गोल, यानी फिर वही बात आ गई कि इनका एक ही गोल था कि हम ब्रिटिशर्स को भगाकर और जो प्री ब्रिटिश सिस्टम था उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। हम कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित नहीं करना चाहते। हमारी जो पुरानी प्रथा चली आ रही है राजा महाराजाओं की, मैं उसी को हम लोग चाहते। तो इनका यही था, द रिस्टोरेशन ऑफ प्री ब्रिटिश ऑर्डर एज गोल। गोल के रूप में वही था कि अंग्रेजों को भगाओ और पुरानी सिस्टम को लागू करो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो कि सिपाही विद्रोह के था या नहीं, इसके कंक्लूजन में लिख सकते हो कि द सिपाही वर द एसेंशियल फर्स्ट मूवर। Their organizations, weapons and military training made the rebellion formidable threat. Without their mutiny, the widespread civil grievances would not have found such a potent and immediate expression. Such a step of सिपाही provided a massive participatory civilian, peasant, feudal elites and religious leaders. कहने का अर्थ ये कह रहा है कि भाई जो सिपाही थे, इन्होंने तो सबसे पहले मूव किया था, ये चिंगारी तो इन्होंने लगाई थी, और इनकी जो अंग्रेजी सरकार में जो ट्रेनिंग मिली थी वो एक अलग पोटेंट दिस क्षमतावान इनको बनाई। जब इन्होंने रिवोल्ट किए तब इनके साथ जो अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं, वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, उन लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जुड़ना शुरू किया। लेकिन कहने का है तो आग तो इन्होंने सबसे पहले इन्हीं तो लगाई। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या किया कि कंक्लूजन में आप संतुलित कर दो, था या नहीं। तो पहले ये इसमें लिख दिए हो कि भाई हम इसको मानते हैं कि हाँ भाई एक सिपाही विद्रोह के रूप में इसकी इंपॉर्टेंस है, कि क्योंकि सबसे पहले 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने ही आग लगाई थी, चिंगारी लगाई थी, विद्रोह को भड़काया था। और जब विद्रोह को भड़का दिया तो जितने ग्रुप ऑफ सेक्शन है, वेरियस सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है, उन लोगों ने क्या किया, उनके साथ में आ गए, जुड़ गए। अब इस जुड़कर तब इन लोगों ने 1857 की क्रांति के जो लड़ाई है तब उन्होंने लड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को थोड़ी सी मैटर जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ये हो गया। मैं इसका जो PDF होगा मैं आपको भेज दूंगा,
और आप इसको थोड़े से नोट डाउन कर लेना, आप इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। बाकी आपको जो जितने क्वेश्चन है इसके PDF को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ की फिर इस 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है इसको हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक ये वीडियो है, फिर एक अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग इसको पूरे कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।